तो फेसबुक PS के ऑर्डर्स जो आपके पास आएंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये गूगल शीट आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट एक्सेसिबल है, लिंक है इसके ecommercenomads.com/FPS शीट, ठीक है। तो SS आएगा बीच में, FPS शीट। तो इसमें आप इसको अप्रोच करेंगे इस गूगल शीट को, और यहाँ से आप एक इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे अगर आपको इसको यूज़ करना है, वरना आप ऑब्वियसली नॉर्मल गूगल शीट है, आप इसकी कॉपी खुद भी बना सकते हैं स्क्रैच से। तो बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें कॉलम्स हैं काफ़ी सारे, आपकी मर्ज़ी है, आपने कोई कॉलम डिलीट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये फर्स्ट डे है, और रेफरेंस बेसिकली आपको अपनी शिपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। तो एक तो ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी होती है, अगर आप किसी कोरियर को दे रहे हैं, किसी ये थर्ड पार्टी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको आप दे रहे हैं, तो आप ट्रैकिंग आईडी तो यूज़ कर ही सकते हैं जो कि आप कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप इंटरनल अपने लिए एक रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस आपकी मर्ज़ी है, रेफरेंस कैन बी अ नंबर, रेफरेंस कोई कोड हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है यहाँ पे। तो KS फॉर एग्जांपल KSA स्टोर जो आमिर ने अपनी वीडियो में बनाया था, तो KSA स्टोर हो गया, जनवरी मंथ है, और 02 बेसिकली डेट है, तो 2 जनवरी, और उसके बाद हाइफन है, और उसके बाद 01 फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने हर ऑर्डर को एक रेफरेंस दे सकते हैं। कस्टमर एजेंट बेसिकली ये वो पर्सन है जो कि मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हैं, वो आप ख़ुद भी हो सकते हैं, और अगर आपने किसी को हायर किया हुआ है, किसी को लेट्स से आपने कमीशन पे रखा है, जैसे भी रखा है, तो उसका नाम यहाँ आएगा कि कौन एक्चुअली इधर ये फील होगा बेसिकली कि आप का जो कस्टमर एजेंट है वही ये शीट फिल कर रहा होगा ऑर्डर की, राइट, मोस्ट प्रोबेबली। तो वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। फिर पेज नेम, अकाउंट नेम, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं FPS के, तो आप यहाँ पेज नेम ऐड कर लें। प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली आप लोगों के केस में फेसबुक होगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर आप उसकी एड्स चला रहे हैं, टिकटॉक एड्स चला रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन टिकटॉक एड्स खाली पेज इस तरह नहीं चलती, उसके लिए वेबसाइट आपको पता रिक्वायर्ड है, या जो नया फीचर आए कुछ कंट्रीज़ के लिए टिकटॉक शॉप का, तो वो यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद डेट, ऑब्वियसली कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर का, और ऑर्डर की डिटेल्स। ऑर्डर की डिटेल्स में आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है, या कौन से कलर्स कस्टमर ने ऑर्डर किया, अगर आपकी प्रोडक्ट की कलर वेरिएशंस हैं या साइजेस हैं उसके, तो वो ऑर्डर डिटेल में आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डालेंगे। बेसिकली जो एयरवे बिल होता है उसमें भी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा होता है ऑर्डर के बारे में, ठीक है। उसके बाद COD, बेसिकली इसको सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये वो अमाउंट है जो कस्टमर पे करेगा टोटल, ठीक है। तो इसमें डिलीवरी इंक्लूडेड होती है अगर आप फ्री डिलीवरी ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप डिलीवरी अलहदा से दे रहे हैं तो फिर सेलिंग प्राइस प्लस डिलीवरी, तो टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे करनी है उसको COD कहते हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी जो कस्टमर पे करेगा। और मोस्ट शिपमेंट्स आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी होती हैं इस मॉडल में, तो इस वजह से इसको COD भी कह देते हैं। आप इसको सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। सेलिंग प्राइस गौर से समझ लें, उस सूरत में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट की एक सेलिंग प्राइस रखी और डिलीवरी को फ्री कर दिया है, डिलीवरी फ़ीस को, लेकिन अगर आप डिलीवरी भी ले रहे हैं और सेलिंग प्राइस अलग है, तो टोटल जो अमाउंट बनेगी वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। इसमें एक आप ये भी नोट करें कि ये कॉलम ग्रीन है, कुछ कॉलम रेड हैं। तो ग्रीन कॉलम वो कॉलम्स हैं जो आप लोग फिल करेंगे, और रेड कॉलम्स वो कॉलम्स हैं जिसमें फार्मूले लगे हैं, वो खुद ही फिल हो जाएंगे, ठीक है। COG कॉस्ट ऑफ गुड होता है, LC लैंडिंग कॉस्ट होती है, तो आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड कह लें, लैंडिंग कॉस्ट कह लें। एक्चुअली फ़र्क थोड़ा सा होता है इन दोनों में। लैंडिंग कॉस्ट में बेसिकली फ्रेट और शिपिंग चार्जेस अगर आपके लगे हैं तो वो भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोकल मार्केट से उठा के दे रहे हैं और कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली लैंडिंग कॉस्ट और COG आपके लिए तकरीबन सेम होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो लेट्स से 2 पीसेज हैं, तो उन दोनों की मिला के क्या कॉस्ट है एक ऑर्डर में, या जो भी अमाउंट बनती है वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है, फार्मूला लगा हुआ है। तो अच्छा, इसमें एक बात यह है कि यहाँ तो फार्मूला लगा हुआ है,
लेकिन जब आप सेकंड डे का कर रहे हैं तो वहाँ नहीं लगा, तो आप खुद उस फार्मूले को वहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आप थर्ड डे की एक शीट बनाएंगे तो उधर भी आप अप्लाई करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह, मैंने डिवाइडर एक लगाया हुआ है, आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, आप इसको कॉमन कर दें पूरी शीट को, ये आपकी सारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अगर हम इसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन करना चाहें तो मैं क्या करूँगा, मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी रोज़ में डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो फिर वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, दैट्स अप टू यू। अच्छा, और इसके बाद ये जो टोटल वाली जो रो है इसको मैं लास्ट पे ले जाऊँगा, नीचे सबसे। तो इसके बाद ग्रॉस मार्जिन है, इसमें परसेंटेज ऑब्वियसली खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर एक्विजिशन है। कॉस्ट पर एक्विजिशन इज़ बेसिकली कि आपको एक ऑर्डर लाने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट ऊपर से किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए साथ साथ मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ये टेबल किस चीज़ का है। आप यहाँ पे ऐड कॉस्ट डालेंगे, तो उस दिन की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये शीट अलग रख रहे हैं और अगले दिन की आप अलग बना रहे हैं तो उस दिन का आप इधर डाल दें। अगर आप पूरे महीने का कर रहे हैं एक साथ तो आप पूरे महीने की ऐड कॉस्ट डाल दें, फिर ये सारी शीट आपको कॉमन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हर डे को अलग रखें, ठीक है, ताकि आप हर डे की फेसबुक से देख के ऐड कॉस्ट यहाँ डाल सकें। यहाँ सेकंड डे की डालें, नीचे इस पूरे को कॉपी पेस्ट करके थर्ड डे की नीचे डालें। यहाँ आप मैसेजेस डालेंगे टोटल, ठीक है, टोटल मैसेजेस कितने आए थे। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको यहीं ठीक कर लेते हैं, ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर ऑफ़ मैसेजेस हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ लेट्स से ये 120 मैसेजेस आए हैं, ठीक है। और यहाँ ऑर्डर्स कितने आए हैं, तो ये भी एक नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि करेंसी में। ऑलराइट, तो ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है। ये एडिटेबल नहीं होगी, आप लोग इसको एडिट नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ इसको मैं या आमिर एडिट कर सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कॉस्ट पर मैसेज आपका आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट पर मैसेज का मतलब क्या होता है कि आपको एक मैसेज के लिए क्या कॉस्ट पड़ रही है, तो वो फार्मूला लगा हुआ है कि ऐड कॉस्ट और मैसेजेस, ठीक है। इसको बेसिकली मैसेजेस, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल सामने लिखी हुई है, 300 रियाल लगे 120 मैसेजेस पे, तो एक मैसेज पे कितना लग रहा है, तो उसके लिए ऐड कॉस्ट को मैसेज से डिवाइड कर देंगे और यहाँ किया हुआ है ऑटोमेटिकली। तो ये रेड है तो आपने यहाँ कुछ नहीं करना, ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह कॉस्ट पर एक्विजिशन के एक ऑर्डर लाने की क्या कॉस्ट है, तो वो ऐड कॉस्ट उस दिन की जो थी और उस दिन के जो ऑर्डर्स थे ये दोनों डिवाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन रेट बेसिकली ये होता है कि कितने मैसेजेस आए और कितने ऑर्डर्स पूरे हुए। इससे आपको पता लगता है कि आप लोग जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं, पहली बात वो रेलेवेंट हैं कि नहीं है, दूसरी बात वो लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, या कोई कस्टमर एजेंट की तरफ से कोई मिस्टेक है या क्या मसला है कि लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो काफ़ी सारी इसमें ऑब्वियसली डिटेल्स हैं। तो ये सिंपली इन दोनों को डिवाइड करके तो कितने मैसेजेस आए और कितने ऑर्डर्स आए तो वो कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आपने CPA यहाँ से उठानी है वैल्यू और इसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 37.5 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 37.5, 37.5, 37.5 सब एक दिन के जो CPA है सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो आपने हर जगह 37.5 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं भी लिख देता हूँ, तो आपने 37.5 लिखा और इसको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू है ये टोटल ऐड अप होके, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या लगी है वो यहाँ पे खुद ही सम हो जाएगा। तो आपका यहाँ सम खुद ही कैलकुलेट होगा, ये वैल्यूज़ आपको डालनी है। उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट है, तो डिलीवरी कॉस्ट के लिए एक मिनट ज़रा इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, डिलीवरी कॉस्ट आपको जो भी आपकी पर शिपमेंट जो भी फिक्स हुई है, देखें मैंने यहाँ पे सऊदी रियाल चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि आई लिव इन सऊदीया। तो आप यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं या जिस भी कंट्री में कर रहे हैं तो आप PKR, अगर आप US UK में कर रहे हैं जो कि शायद आप नहीं करेंगे तो डॉलर आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी कॉस्ट आपकी जो है वो जो भी पर शिपमेंट आ रही है पर ऑर्डर, तो वो आप यहाँ डाल दें, ठीक है, मैनुअली, तो वो खुद ही टोटल यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये टोटल का मकसद ये है कि पूरे दिन का आपका क्या प्रॉफिट रहा है ताकि आप उसको भी ट्रैक कर सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएँ तो पेएबल वैट। अगर आप सऊदीया में कर रहे हैं तो पेएबल वैट ऑब्वियसली है, आपको वैट पे करना है।
ठीक है। तो ये पेएबल वैट आपके सेलिंग प्राइस को डिवाइड करते हैं 7.67 से सऊदीया के लिए। और अगर आप यूएई में कर रहे हैं तो फिर आप इसको डिवाइड करते हैं एक डिफरेंट नंबर से। दैट नंबर इज़ आई गेस ईज़िली कैलकुलेट हो जाता है, इधर ही कर लेते हैं उसको। $21, ठीक है। तो आप पेएबल वैट को 21 से डिवाइड करेंगे अगर आप यूएई में कर रहे हैं, तो वो पेएबल वैट होता है बेसिकली। और अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई वैट नहीं है पाकिस्तान में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका खुद ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा कि आपकी जो भी सेलिंग प्राइस थी माइनस COG, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी ऐड कॉस्ट क्या लगी एक ऑर्डर लेने के लिए, और डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट ये दोनों माइनस होंगी तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट के बाद नेट मार्जिन खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसको जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये नेट प्रॉफिट को COD से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो नेट मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद ROI, इस पर एक डिटेल से बात हो सकती है लेकिन मैं इसको अभी नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। ROI बेसिकली ये होता है कि आपने जेब से कितने लगाए और आपको आए कितने। तो ये कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है वो सारी कॉस्ट से जो आपकी जेब से लग रही है। तो आपकी जेब से क्या लग रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड लग रहा है, आपने सामान खुद ख़रीदा था। कॉस्ट पर एक्विजिशन, ऐड आप अपने कार्ड से चला रहे थे, ख़ुद पैसे पे कर रहे थे, तो ये दोनों चीज़ें आपकी जेब से लगती हैं। डिलीवरी कॉस्ट नॉर्मली अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो जेब से नहीं लगती। डिलीवरी कॉस्ट जो है वो बेसिकली आपकी जो भी प्रोडक्ट के पैसे डिलीवरी कंपनी के पास आते हैं उसमें से वो काट के आपको दे देती है, या आप उसको बाद में पे करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर डिलीवर होने के बाद की बात है। हाँ, अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो ये जेब से देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो कैलकुलेशन ज़्यादातर उससे रिलेटेड हैं जो ऑर्डर्स डिलीवर हुए, ठीक है। तो इसमें ROI की कैलकुलेशन में डिलीवरी कॉस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे, तो हम मार्जिन को, नेट प्रॉफिट को सॉरी, डिवाइड करेंगे COG प्लस CPA से। तो वो फार्मूला लगा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है। आप ये फार्मूला इसमें तो लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा हुआ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। आपके ऑर्डर्स ऑब्वियसली 8 तो नहीं आएंगे, ये जितने भी कोई 10 सिर्फ रोज़ हैं, आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, आपको इधर रो ऐड करनी पड़ेगी हर ऑर्डर के लिए। तो फार्मूला आपको, अगर आप लेट से रो ऐड कर रहे हैं नए ऑर्डर के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सेंटर से ऐड करें, ठीक है। एंड से ना करें, शुरू से ना करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ फार्मूले जो लगे हैं ना वो टोटल सम में आपकी जो न्यू रो है उसको भी ऐड कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली आई वुड से कि यहाँ सम हर चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपकी टोटल कैलकुलेशन होगी जो भी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पे ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू डली नहीं हुई। जब आप वैल्यू डालेंगे ये खुद ही यहाँ कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले को समझाने का मकसद भी यही है कि ये शीट आप अपने लिए ख़ुद बना सकें। अगर आपने कोई रो ऐड करनी है, कोई चेंजिंग करनी है तो आप आसानी से कर सकें। वरना इस शीट में मैं समझाने को तो मैं आपको जस्ट डायरेक्टली बता दूं कि यहाँ ये चीज़ें ऐड करो और आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको सारे फार्मूले भी इसलिए समझाए हैं ताकि आप इसको ख़ुद कस्टमाइज़ कर सकें और लकीर के फ़कीर ना बने रहें। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पे जो ज़्यादातर डिटेल्स हैं वो कोरियर के लिए, ठीक है, जो आप आगे देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री कोड आपकी अपनी सहूलत के लिए भी ऑब्वियसली कि अगर आप 2 अलग कंट्रीज़ में कर रहे हैं तो आप यहाँ कंट्री कोड डालें, अलग सिटीज़ में कर रहे हैं तो उनका आप यहाँ डालें, ठीक है। पाकिस्तान में कर रहे हैं ऑब्वियसली वैल्यू लाहौर के लिए LHE आप लिख लें या जो आपको कन्वीनियंट लगता है, आपकी मर्ज़ी है। एरिया यहाँ डालें कस्टमर का, एड्रेस डालें कस्टमर का। अच्छा, मज़े की बात है एड्रेस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये अलग अलग लिखने का क्या मकसद है? जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको इसका बहुत फ़ायदा महसूस होगा। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जद्दा के ऑर्डर्स ट्रैक करने हैं तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ से आप ओनली जद्दा सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा कि सिर्फ जद्दा के जो ऑर्डर्स हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस लिहाज से बनी हुई है शीट, तो ये यूज़फुल है काफ़ी। इसके बाद डिलीवरी ड्राइवर के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस जो आपने उसको देनी है वो यहाँ पे होंगी। दैट्स से कि ऑफिस टाइमिंग्स में जाना है कस्टमर ने कहा है, या कस्टमर ने कहा है कि रात को नहीं आना, दिन में आना, इस तरह की कोई भी जो उसने कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन दी है, या कोई लोकेशन के एतबार से दी है कि ये बिल्डिंग है लेकिन एड्रेस ये है, लेकिन डिलीवरी जो है वो उसके इस फ्लोर पे करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल।
उसके बाद कोरियर, ऑब्वियसली जो भी आप कोरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सऊदीया में है RMX यूज़ कर रहे हैं, समसा, शहनाती, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली काफ़ी सारी हैं, TCS है या जो भी है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे, ट्रैकिंग ID यहाँ लिखेंगे, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन डाली हुई है, आपकी मर्ज़ी आपने इसको यूज़ करना है या चेंज करना है। तो ये 3-4 स्टेटसेस मशहूर हैं, ठीक है, ये यूजुअली यूज़ होते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आपने जो मर्ज़ी यूज़ करना है। तो आपकी शिपमेंट ऑर्डर कंफर्म हो सकता है, कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है वो शिप हो गया, शिप होने के बाद वो डिलीवर हो गया, डिलीवर हुआ या कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो आप जो यहाँ चूज़ करेंगे, कलर भी मैंने कंडीशन लगाई हुई है तो वो खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ना फ़िल्टर आप लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मेरे आज के कितने कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं, इस तरह की चीज़ों में आपको ये हेल्प करेगा। उसके बाद पेमेंट स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक करना कि भाई इस ऑर्डर की पेमेंट आई या नहीं आई। तो 2 ही पेमेंट स्टेटस हैं कि पेंडिंग है या रिसीव्ड है फ्रॉम द कोरियर, ठीक है। तो आप इधर जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके मुताबिक इसका खुद ही कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ फ़िल्टर लगाया कि मुझे कितने रिसीव हो चुके हैं, तो आपको सब ऑर्डर्स पता लग जाएगा कितनों के पैसे मुझे हो गए हैं, कितने रह गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर डिलीवर होता है उसी की पेमेंट रिसीव होती है, ठीक है। और जो डिलीवर हो जाता है उसकी पहले पेंडिंग होती है, आपको जो पैसे आ जाते हैं आप उसको यहाँ चेंज कर देते हैं। बाद में टॉप पे भी 2 छोटे टेबल बने हुए हैं, बेसिकली इधर भी फार्मूले लगे हैं, आपने इधर कुछ करना नहीं है, ये ऑटो कैलकुलेट करेगा इस पूरी की पूरी, फ़िलहाल सॉरी नहीं, इस पूरी की पूरी नहीं, सिर्फ इस वाले पार्ट को यहाँ फार्मूले में आप दे सकते हैं कि अनटिल 20, 8 से लेके 20, यानी 8th रो से लेके 20 तक, यहाँ तक ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपकी रोज़ बढ़ती हैं तो आपको इस फार्मूले को चेंज करना है। देखें, कॉम्प्लेक्सिटी अपने लिए मत बढ़ाएं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है आप इस चीज़ों को मत यूज़ करें, इनको डिलीट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके, आप रोज़ बढ़ाएं और जो आखिरी यहाँ पे रो नंबर होगा उसको आपको इस फार्मूले में चेंज करना होगा ताकि ये सही कैलकुलेट करे। तो हर दिन का अलग कैलकुलेट होगा, ये सेकंड डे का, ये फर्स्ट डे का। कंफर्म्ड ऑर्डर्स कितने हैं, शिफ्ट कितने हुए हैं, डिलीवर्ड कितने हुए हैं, कैंसिल, ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। आपने बस फार्मूला देखना है कि ये फार्मूला ठीक है कि नहीं। तो काउंट इफ फार्मूला यूज़ होता है, अगर इस वाली रो में जो नंबर लिखा होगा वो यहाँ काउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेमेंट रिसीव या नहीं रिसीव हुई कितने ऑर्डर्स की, तो वो यहाँ से देखेगा कि कितने ऑर्डर्स हैं। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स नहीं होगा, ये अमाउंट होगी पूरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ऑर्डर रिसीव्ड है और इसको कर देते हैं पेंडिंग, ठीक है। तो रिसीव वाले ऑर्डर की जो है ना, मैं वैल्यू यहाँ COD लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 30, और पेंडिंग वाले की मैं लिखता हूँ 60। लेट्स से 2 ऑर्डर्स थे, 2 यूनिट्स थे। तो आप यहाँ देखें, जो रिसीव हुई है वो 30 है, फर्स्ट था, और जो पेंडिंग है वो 60 है। तो वो खुद ही ना कैलकुलेट कर देगा। तो इसको हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉर्मेट जो है वो करेंसी का कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कर भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी थोड़ी समझ आए, ठीक है। तो मैंने सऊदी रियाल में कर दिया, तो वो खुद ही ये कैलकुलेट कर देगा कितनी अमाउंट पेंडिंग है इस दिन की और कितनी आ गई है हमारे पास, ठीक है। सो अगेन आई वुड से कि आप अपनी कस्टम शीट खुद बना सकते हैं। आपको क्या प्रेफरेबल लगता है, डेज़ को अलग कैलकुलेट करना है, एक साथ करना है, पूरे मंथ को एक साथ करना है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मार्जिनस कैलकुलेशन, तो ये बेसिकली यूनिट इकोनॉमिक्स है, कह लें कि एक यूनिट में आपको क्या मार्जिन बच रहा है, ठीक है। तो आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप चूज़ करते हैं कि मैंने ये लॉन्च करनी है, तो उसमें आप पहले थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये उस वक्त के लिए। तो इसको मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का, जो आप बेसिकली कस्टमर आपको पे करेगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ डालें, फ्रेट कॉस्ट अगर है तो डालें, बैंक के कुछ चार्जेस हैं अगर सप्लायर को पे करने की वजह से वो डालें। नॉर्मली आपकी, मुझे लगता है ये दोनों वैल्यू ज़ीरो होंगी। प्रोडक्ट की यहाँ कॉस्ट डालें तो आपके पास लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस से लैंडिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, मार्जिन आ गया। ये जो ब्लैक है ये आपने इसको कुछ नहीं करना, ये फार्मूला लगा हुआ है ब्लैक वालों में। वाइट वालों में आप इनपुट डालेंगे तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ओके, इसके बाद स्टोरेज की क्या कॉस्ट है अगर आप कोई थर्ड पार्टी
लॉजिस्टिक यूज़ कर रहे हैं, 3PL यूज़ कर रहे हैं, कोई वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, तो पर एक यूनिट का क्या कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसको बोलते हैं मुझे 1000 यूनिट स्टोर करने हैं, तो वो आपको एक महीने की कॉस्ट बताता है, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो एक यूनिट की क्या कॉस्ट आ रही है आपको। फॉर एग्जांपल पूरे महीने की आप यहाँ डाल दें, क्योंकि आपकी शिपमेंट महीने में क्या लें कि सर्कुलेट होनी चाहिए, यानी आपने शिपमेंट भेजी, आपने कोई इन्वेंट्री भेजी है वेयर हाउस, तो वो एक महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फुलफिलमेंट कॉस्ट, उसकी जो फुलफिलमेंट सर्विस अगर आप तो ख़ुद कर रहे हैं घर से तो ये तो ज़ीरो है, लेकिन अगर आप किसी वेयर हाउस से करवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शहनाती से करवा रहे हैं सऊदीया में, या किसी से भी करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो भी वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, 5 रियाल, 6 रियाल, 10 रियाल, पाकिस्तान में तो रुपीज़ में करेंगे, तो वो आप यहाँ लिखें। अगर आप ख़ुद पैकिंग करें तो इसको ज़ीरो कर दें। कॉस्ट पर एक्विजिशन वही पीछे से CPA आपने लेके यहाँ डालना है। तो अब ऑब्वियसली ये तो काम स्टार्ट होने से पहले तो आप इधर एक एवरेज डालें, ठीक है। एक एवरेज आप लोगों को क्या कन्वर्जन मिलती है फेसबुक पे, एक आप लोगों को ऑर्डर लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं ऑन एवरेज, तो वो यहाँ डलेगी, ठीक है। उसके बाद पेएबल वैट है, पेएबल वैट खुद ही कैलकुलेट होगा, उसूलन फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसको मैंने वाइट इसलिए छोड़ा है क्योंकि दुबई के लिए आपको मैंने बताया UAE के लिए 21 से डिवाइड करना है, पाकिस्तान के लिए इसको 0 कर देना है, सऊदीया के लिए 7.67 से सेलिंग प्राइस को डिवाइड करना है। उसके बाद ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऑपरेशंस की, उसके बाद नेट मार्जिन खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑलराइट, ठीक है, चलिए वैट भी ऑपरेशन में डाल दिया, कोई मसला नहीं है। तो नेट मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा ROI। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि मेरी प्रोडक्ट का ये मार्जिन हैं जो कि FPS में एक 40% से अबव होने चाहिए। तो ROI आपको क्या मिल रही है उससे, तो ये चीज़ देख के आप डिसाइड कर सकेंगे मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या नहीं करनी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।